एजुटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बायजूस अभी ईडी के छापे का सामना कर रही है, लेकिन एक वक्त था जब भारत के स्टार्टअप सेक्टर का चमकता हुआ सितारा था। इसकी मार्केट वैल्यूएशन करीब 22 अरब डॉलर की थी, जो भारत में किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे अधिक थी। आखिर कैसे अर्श से फर्श पर आया बायजूस? भारत में जब स्टार्टअप जैसा शब्द पॉपुलर नहीं था, तब एक शख्स था जो कुछ नया करने की तलाश में था। टेक बैकग्राउंड से आने वाले बायजू रविंद्रन देश के एजुकेशन सेक्टर को बदलने की चाहत रखते थे, इसलिए वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने में लगे थे। उन्होंने 2011 में बायजूस शुरू किया, जो 2015 तक एक बड़ी कंपनी बन चुका था, और भारत में स्टार्टअप शब्द 2016 में जाकर लोगों की जुबान पर चढ़ना शुरू हुआ। आज जब बायजूस ईडी की जांच का सामना कर रही है, ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कंपनी से जुड़ा ये पहला विवाद नहीं। बायजूस के बेंगलुरु स्थित 2 दफ्तर और कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के घर पर ईडी ने शनिवार को छापा मारकर कार्रवाई की। कंपनी पर फेमा कानून के उल्लंघनों का आरोप है। ईडी का कहना है कि उसने तलाशी के दौरान इससे जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल डाटा जब्त किया है। कोविड का टाइम दुनिया की कई टेक कंपनीज के लिए शानदार रहा। लॉकडाउन की वजह से दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हुई और बायजूस ने भी काफी फायदा उठाया। 2020 में कंपनी ने व्हाइट हैट जूनियर जैसे कोडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को खरीदा। उसके बाद 2021 में उसने आकाश एजुकेशन सर्विसेज को खरीद लिया, जो देश में मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाला सबसे बड़ा एजुकेशन सर्विस ब्रांड है। लेकिन 2022 के आते आते कंपनी का संकट शुरू हो गया और ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं बीता। साल 2018 में यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाला बायजूस फाइनेंशियल स्ट्रेस के शुरुआती दौर पर था, जब कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट को समय से जारी नहीं कर सकी। कंपनी के ऑडिटेड रिजल्ट 18 महीने की देरी से जारी हुए। तब कंपनी ने अपना घाटा 4,588 करोड़ रुपए दिखाया, जबकि इससे ठीक पहले वित्त वर्ष 2019-20 में ये महज 262 करोड़ रुपए था। कंपनी का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष का रिजल्ट जारी करना अभी भी बाकी है, जबकि इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 पूरा बीत चुका है। 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष चालू हो चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में बायजूस जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के दायरे में आ गया। हालांकि तब कंपनी ने बकाया चुकाकर मामले को निपटा लिया था। कंपनी के वित्तीय परिणामों में हो रही देरी से जहां उसके निवेशकों का भरोसा हिला है, वहीं कंपनी की वित्तीय कार्य प्रणाली पर पहले ही कई सवाल उठ चुके हैं। बायजूस का प्रचार और प्रसार एक वक्त में शाहरुख खान ने किया था, लेकिन जब उनके बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में फंसा तो बायजूस ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद बायजूस दूसरे और विवादों में फंसता चला गया। इसमें 2022 में कंपनी के लोगों की छंटनी के दौर में महंगे फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना। इससे भी ज्यादा बड़ा विवाद बायजूस पर बच्चों उनके पेरेंट्स के डेटाबेस को खरीदने का आरोप लगना रहा। बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभिभावकों और बच्चों पर दबाव बनाने के इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो उसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से समन तक मिल गया। बाद पर कंपनी ने इस पर अपनी सफाई भी दी, लेकिन वो कहते हैं ना, ये एक महज डैमेज कंट्रोल था। बायजूस से जुड़ा हालिया विवाद सरदार पटेल को लेकर रहा, जब कंपनी के स्टडी मटेरियल में कश्मीर मुद्दे को लेकर सरदार पटेल के विचारों को लेकर छपी जानकारी पर बवाल हो गया। बायजूस जब तरक्की की राह पर था, तब इसके फाउंडर बायजू रविंद्रन भी चमकता सितारा थे। साल 2020 में फोर्ब्स इंडियाज रिचेस्ट पीपल लिस्ट में रविंदर भारत के सबसे युवा अरबपति थे। उनकी संपत्ति 3.05 अरब डॉलर आंकी गई थी और महज 3 साल के वक्त में ईडी उनके घर और दफ्तर में डेरा जमाए बैठी है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि बायजूस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने 2011 से 2023 के बीच विदेशों से 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जुटाया है, जबकि इसी दौरान 9,754 करोड़ रुपए विदेशी कंपनीज में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रांसफर किए। इतना ही नहीं, ईडी का सबसे ज्यादा ध्यान 944 करोड़ रुपए के खर्च ने खींचा है। इसी कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के तौर पर अपने खातों में दिखाया गया है। बाकी ईडी की जांच अभी जारी है, इसीलिए संभावना है कि इस मामले में और भी कुछ निकलकर सामने आए। वहीं कंपनी ने फिलहाल अपनी सफाई में एक रूटीन इंक्वायरी करार दिया है।